हाय एवरीवन। 40-50 दिन बाद आपकी यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है और आप में से बहुत लोग टेस्ट सीरीज़ दे रहे होंगे। बट द थिंग इज़ कि काफ़ी लोग टेस्ट सीरीज़ को दे थिंक इट्स जस्ट अबाउट चेकिंग आंसर्स, बट यही गलती उनसे सबसे बड़ी होती है। बिकॉज अ गुड टेस्ट सीरीज शुड नॉट ओनली टेस्ट यू बट टीच यू। सो गिविंग टेस्ट सीरीज इज़ वेरी इजी, आप बहुत आराम से देख सकते हो। बट वॉट मेक्स द रियल डिफरेंस इज हाउ यू एनालाइज इट। आप टेस्ट सीरीज को दे के टेस्ट सीरीज को एनालाइज कैसे करते हो। सो इन दिस वीडियो आई टॉक अबाउट द होल स्पेक्ट्रम ऑफ टेस्ट सीरीज कि आपको टेस्ट सीरीज कैसे देना है और कैसे एनालाइज करना है, कैसे आपको टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करना है, एक सेफ स्कोर क्या हो सकता है और लो स्कोर आ रहा है तो उस केस में आपको क्या करना है, सेक्शनल लगाना है या फिर फुल लेंथ टेस्ट लगाना है, एंड हाउ यू हैव टू एनालाइज इट, जो मैं लक्ष्य टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड करूंगा। लेट मी शो यू। ये आपका सेल्फ एनालिसिस चार्ट है और इसी के थ्रू आपको अपने प्रीलिम्स का स्कोर, प्रीलिम्स की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है। आप में से काफ़ी लोगों का क्वेरी आया था अबाउट आवर लक्ष्य टेस्ट सीरीज। सो लेट मी टेल यू, ये टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल है और स्टार्ट हो चुका है। 17 अगस्त से स्टार्ट है टेस्ट सीरीज, जिसमें से 7 सेक्शनल टेस्ट रहेगा, 6 फुल लेंथ टेस्ट रहेगा एंड 2 सीसर का टेस्ट रहेगा। नाउ इस टेस्ट सीरीज को ऐसे प्रिपेयर किया गया है डेट यू रिवाइज थ्रू एमसीक्यूज। मतलब सिर्फ आप टेस्ट नहीं लगा रहे हो, आपका जो स्टैटिक सब्जेक्ट है प्लस जो करंट अफेयर है वो रिवाइज हो रहा है। एंड व्हाट आई हैव मेक श्योर दैट इन दिस टेस्ट सीरीज जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएं वो हाई यील्डिंग टॉपिक से पूछे जाएं। अगर किसी सब्जेक्ट में 30 टॉपिक हैं तो 30 टॉपिक में से 15-16 टॉपिक ऐसे होते हैं जो हाई यील्डिंग एरिया होते हैं। जैसा मैंने पॉलिटी में आपको दिखाया था लास्ट वीडियो में कि 9-10 टॉपिक ऐसे हैं जहां से 80% ऑफ द पेपर बनता है। उसी तरह आप हर सब्जेक्ट की बात करो, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री की बात करो, चाहे आप एंशिएंट मिडिवल की बात करो, एनवायरनमेंट की, साइंस एंड टेक की, ज्योग्राफी की, सारे सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हाई यील्डिंग एरियाज होते हैं जहां से पीवाईक्यूज बनता है और जो प्रोबेबल टॉपिक्स होते हैं। सो उन्हीं को ध्यान में रख के इस टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया गया है। जो पहला टेस्ट हमारा हुआ था पॉलिटी का, उसका आपको डेमो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप उसको जाके देख सकते हो। नाउ इसके बाद इसमें मैं आपको एक सेल्फ एनालिसिस चार्ट प्रोवाइड करूंगा, जैसा मैंने आपको ये दिखाया। इसको कैसे यूज करना है हम इसकी बात करेंगे अभी। इसके बाद इस टेस्ट सीरीज के कोर्स में आपको 1.5 साल का करंट अफेयर मिलेगा। इट विल बी कवर्ड थ्रू 500 MCQs। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन, बिकॉज किसी भी पेपर में, चाहे आप ये टेस्ट सीरीज दे रहे हो या फिर कोई भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो, टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सॉल्यूशन ही आपको रिवर्स लर्निंग और एक्टिव लर्निंग में हेल्प करता है। जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ये हमारा लक्ष्य टेस्ट सीरीज का सेक्शनल टेस्ट था मॉडर्न हिस्ट्री का। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, फॉर एग्जाम्पल आप क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हु अमंग द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टेड फेमस बड़ा इमाम बाड़ा इन लखनऊ। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से असफुद्दौला जो है वो करेक्ट आंसर है। बट आपका काम टेस्ट सीरीज में सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होता, इनफैक्ट आपका काम यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले आप ये देखोगे कि क्या इस क्वेश्चन में कोई एलिमिनेशन लगता, क्या मैं किसी तरह कोई हिंट के थ्रू इस क्वेश्चन के राइट आंसर तक पहुंच सकता, पहले आप ये चेक करोगे। उसके बाद एक्सप्लेनेशन, ये आपके रिवर्स लर्निंग और एक्टिव लर्निंग में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, पेरिफेरल टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको आपको थोड़ा देखना होगा। नेक्स्ट वन इज कि किस टाइप का क्वेश्चन यूपीपीसीएस पूछता है। तो यहाँ मैंने देखो यूपीपीसीएस टिप और कॉमन ट्रैप दिया है। ये आपको बताएगा कि यूपीपीसीएस में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एंड कॉमन ट्रैप, यूपीपीसीएस कैसे फंसा सकता है, क्या ट्रैप डालता है क्वेश्चन में, दिस विल टेल यू। सो जब भी आप इस टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन पढ़ोगे, ये दोनों चीज याद रखना कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, उसी हिसाब के क्वेश्चन आपको अपने स्टैटिक सब्जेक्ट से, अपना जो भी ट्रेडिशनल रिसोर्स है उससे पढ़ना होगा, और किस टाइप के ट्रैप यूपीपीसीएस सेट करता है। सो नाउ देखो, सबसे पहली बात तो यही है कि डू वी रियली नीड टेस्ट सीरीज, क्या हमको टेस्ट सीरीज लगाने की जरूरत है या फिर सिर्फ पीवाईक्यू से ही काम चल जाएगा। नो डाउट पीवाईक्यू जो है वो आपके प्रिपरेशन का कोर बनाता है। बिना पीवाईक्यू लगाए आप एग्जाम में जा ही नहीं सकते हो। अगर आपने पीवाईक्यू नहीं लगाया है, दैट मीन्स यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीपीसीएस। तो पीवाईक्यू का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बट द थिंग इज कि आप पीवाईक्यूज को एज अ टेस्ट सीरीज यूज नहीं कर सकते हो। द रीजन बीइंग कि देखो, पीवाईक्यू के क्वेश्चन जो होते हैं वो हमने कहीं ना कहीं देखे होते हैं। तो पीवाईक्यू के क्वेश्चन से आप खुद को टेस्ट नहीं कर सकते हो, पीवाईक्यू के क्वेश्चन से आप खुद को एनालाइज नहीं कर सकते हो, खुद को जज नहीं कर सकते हो कि मैं कितना पानी में हूँ, ये टॉपिक मुझे आता है कि नहीं आता है। पीवाईक्यूज के क्वेश्चन से आप कंटेंट बिल्डिंग कर सकते हो, पीवाईक्यू के क्वेश्चन से आप हाई यील्डिंग टॉपिक्स निकाल सकते हो, बट पीवाईक्यू के क्वेश्चन से आप खुद को टेस्ट नहीं कर सकते हो, खुद की परफॉर्मेंस को एनालाइज नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं देख पाओगे, आप ये नहीं जान पाओगे कि आपके अंदर क्या कमी है,
कितने डेप्थ में आपकी प्रिपरेशन हुई है और एग्जाम डे के लिए आप प्रिपेयर हो या नहीं हो। सो व्हाई डू वी नीड टेस्ट सीरीज? सबसे इंपॉर्टेंट है न्यू क्वेश्चंस। आपको नए नए क्वेश्चन मिलते हैं। जब नए क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो आपको ब्रेनस्टॉर्म करने का मौका मिलता है, आपको सोचने का मौका मिलता है, आपको एक पैटर्न फाइंड आउट करने का मौका मिलता है, आपको खुद को टेस्ट करने का मौका मिलता है। सेकेंड वन इज रिवर्स लर्निंग। जैसे हमने यहीं पे देखा, मान लो ये एक क्वेश्चन है, लेट मी शो यू। ये टीपू सुल्तान के नेवल पॉलिसी पे क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप गलत करते हो तो पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री या फिर मिडिवल हिस्ट्री रिवाइज करने की जगह आप जाके सिर्फ टीपू सुल्तान की नेवल पॉलिसी को रिवाइज करोगे। इसी तरह जब भी आप सेक्शनल टेस्ट लगाते हो तो आपका पूरा सिलेबस, पूरा टॉपिक जो है वो कवर हो जाता है, रिवाइज हो जाता है। दैट इज वाई टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिवर्स लर्निंग। एक्टिव लर्निंग के लिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज इट मीन बाय एक्टिव लर्निंग? चलो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आप तुरंत मुझे बताना, आप तुरंत कमेंट करना कि आर्टिकल 27 क्या है। वीडियो पॉज करो और तुरंत लिखो। नाउ आई गेस एंड आई होप कि बहुत से लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनको याद नहीं आया होगा, जो तुरंत बता नहीं पाए होंगे कि आर्टिकल 27 क्या है। तो देखो यही होता है एक्टिव लर्निंग। अगर आपसे मैं ये पूछता कि आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 तक बताओ तो आप बता देते हैं और आपको तब याद आ जाता कि आर्टिकल 27 क्या है। लेकिन मैंने आपसे ऑल ऑफ अ सडन बीच में पूछ लिया कि आर्टिकल 27 क्या होता है, वहां पे आपका दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाया। सो दिस इज वाई यू शुड प्रैक्टिस योर कंटेंट थ्रू टेस्ट सीरीज। जब आप टेस्ट सीरीज लगाते हो, किसी क्वेश्चन को पर्टिकुलरली गलत करते हो या फिर सही करते हो, तब मान लो उस टॉपिक से क्वेश्चन आता है ना, तो आपके दिमाग में छप जाता है। एग्जाम में जाके वहां गलती नहीं करोगे जो गलती आप टेस्ट सीरीज में करते हो। सो टेस्ट सीरीज अटेंड करना रिवर्स लर्निंग और एक्टिव लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज टाइम मैनेजमेंट। आपको 150 क्वेश्चन करना होता है 2 घंटे में। और जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अब यूपीपीसीएस का पेपर जो है वो शॉर्ट नहीं रहा, लेंदी हो गया है। मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं। आपको एक क्वेश्चन में सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता है, एक क्वेश्चन में आपको मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज प्रैक्टिस। ये ऑब्वियस है, जितना टेस्ट सीरीज आप लगाओगे उतना प्रैक्टिस होगी आपकी, उतना आप टॉपिक से वेल वर्स्ड हो जाओगे। और मान लो आप 12 तारीख को एग्जाम देना है तो आपकी बॉडी को, आपके दिमाग को बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ उस दिन नया है। आपको लगेगा कि जो मैं पिछले 10 दिन से करता हुआ आया हूँ वही मैं 12वें दिन करूंगा, जो मैंने पिछले 1 महीने से किया है वही मैं 12 तारीख को करूंगा। सो प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। नेक्स्ट वन इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट टू डेवलप योर गट फीलिंग, टू डेवलप योर लक, टू नो योर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। आप एग्जाम में कितना रिस्क ले सकते हो, आपने एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किया है तो उसके बियॉन्ड कितना आप जा सकते हो, उसके बियॉन्ड कितना अपने लक को आजमा सकते हो, ये आपको पता चलता है टेस्ट सीरीज से। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई क्वेश्चन लगा रहे हो, क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आपके पास, ए बी सी डी। आपको मान लो करेक्ट आंसर पता है कि ए है, आप इसको टिक कर दोगे, ये सबसे आइडियल कंडीशन है। आपको सही आंसर पता है, आप नॉर्मली टिक कर दिए। इसके बाद 3 केस आता है। पहला केस ये होता है कि इन 4 ऑप्शन में से आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, मान लो आपने डी ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, तब आपको ए बी और सी में से चूज करना है। आपके आंसर करेक्ट होने के 33% चांस है। मान लो आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, डी और सी, तब आपके करेक्ट होने के आंसर 50% चांस है। देखो जहां पे 50% है, जहां पे 33% है, 50% तो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। मान लो आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया है और 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, तो आपको दोनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन एलिमिनेट करके ही आना है। इसके बाद मान लो आपने एक एलिमिनेट किया और एक एलिमिनेट नहीं किया, ये आप तभी अटेम्प्ट करोगे जब आपका अटेम्प्ट बहुत कम होगा। ये आप तभी अटेम्प्ट करोगे जब आपका अटेम्प्ट बहुत कम होगा। मान लो आपने 30 अटेम्प्ट किया, टोटल 40 किया है, तब आप उन क्वेश्चंस को भी करोगे जहां पे आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट किया है। नाउ जहां पे आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट किया है और आपको 2 ऑप्शन के बीच में चूज करना है, यहाँ पे काम आता है टेस्ट सीरीज का, यहाँ पे काम आता है प्रैक्टिस का, यहाँ पे काम आता है गट फीलिंग का। आपने नॉर्मली ये सुना होगा कि बहुत लोग ये बोलते हैं कि मेरी गट फीलिंग ये बोलती है बी होगा सी होगा, और मैं उसको टिक करता हूँ, मेरा सही हो जाता है। यही गट फीलिंग जो है ना वो टेस्ट सीरीज डेवलप करता है। गट फीलिंग कहीं बाहर से नहीं आती है, गट फीलिंग जो है वो रेगुलर प्रैक्टिस से आती है। जब आप टेस्ट सीरीज लगाओगे, मान लो आपने 10 टेस्ट लगाया, 10 टेस्ट में आपने 100 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए जहां पे आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो। उसके बाद उन 100 क्वेश्चन को आप एनालाइज करोगे और फिर ये देखोगे कि जब मैं 2 ऑप्शन में फंसता हूं तब मेरे क्वेश्चन सही होते हैं कि नहीं होते हैं, तब मैं जो अटेम्प्ट करता हूं वो सही होता है कि नहीं होता है। मान लो ऐसे 100 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं और इन 100 क्वेश्चन में आपके 50 क्वेश्चन जो है वो सही हो गए, 50 जो है वो गलत हो गए, तो आप ओवरऑल पॉजिटिव में रहते हो। डेट मीन्स आपकी गट फीलिंग जो है, आपकी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो ज्यादा है। बट वहीं मान लो आपने ऐसे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और आपका सिर्फ 10 सही हो रहा है, आपका सिर्फ 5 सही हो रहा है, आपका सिर्फ 15 सही हो रहा है,
दैट मीन्स कि आप नेगेटिव में जा रहे हो। सो आप ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड करोगे, ऐसे क्वेश्चन पे रिस्क आप नहीं लोगे। दिस इज वाई अटेम्प्टिंग टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वाई एनालाइजिंग टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप टेस्ट सीरीज को हर एक पैमाने पर एनालाइज करते हो कि आपके जो क्वेश्चन गलत है वो क्यों गलत है, सिली मिस्टेक्स की वजह से, लैक ऑफ रिवीजन की वजह से, या फिर नॉलेज डेफिसिट की वजह से। इसको हम अभी देखेंगे, समझेंगे कि आपको सेल्फ एनालिसिस कैसे करना है। सो आई थिंक नाउ आई एम क्लियर कि व्हाई डू वी नीड टेस्ट सीरीज। इसके बाद देखो, टेस्ट सीरीज लगाने में 2 रूल है और ये रूल हमेशा आप याद रखना। सबसे पहली बात कि जो भी आप टेस्ट सीरीज लगाते हो, चाहे आप सेक्शनल लगा रहे हो या फिर फुल लेंथ टेस्ट लगा रहे हो, फुल लेंथ में तो 150 क्वेश्चन होता है, बट बहुत से टेस्ट सीरीज मैंने देखा है जहां पे सेक्शनल में सिर्फ 75 क्वेश्चन देते हैं। ऐसे मिनी टेस्ट आपको नहीं लगाने हैं, और मान लो आप लगा भी रहे तो ऐसे 2 सेक्शन लगाना जहां पे आपको 75 प्लस 75 क्वेश्चन करने को मिले। इन शॉर्ट आई एम ट्राइंग टू से कि हमेशा एक बार में बैठ के 150 एमसीक्यू सॉल्व करना, 50, 75, 20 नहीं, हमेशा 150। जब आप 150 सॉल्व करोगे तभी आप ये सारी चीजें चेक कर पाओगे, तभी आप टाइम मैनेजमेंट चेक कर पाओगे, तभी आप प्रॉपरली प्रैक्टिस कर पाओगे, और तभी आप ये देख पाओगे कि आपकी गट फीलिंग जो है, आपका जो लक है, वो 150 क्वेश्चन में कितना काम कर रहा है। हो सकता है जब आप पार्ट वाइज क्वेश्चन लगाते हो, आप 75 क्वेश्चन लगा रहे हो, यहाँ पे तो 10 क्वेश्चन में काम कर रहा है, बट बाकी 75 क्वेश्चन में काम नहीं किया, तो ओवरऑल आपका जो लक है ना, वो सिर्फ 10% ही काम किया है। दैट इज वाई खुद को आपको पूरा चेक करना है अक्रॉस 150 क्वेश्चन, ना कि 75 क्वेश्चन पे, ना कि 20 क्वेश्चन पे, राइट। सेकेंड वन इज कि जब भी आप टेस्ट पेपर लगाओगे, हमेशा पेपर पे लगाना। मैं OMR शीट अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, एक सैंपल OMR एग्जैक्टली जैसा यूपीपीसीएस में आता है 150 क्वेश्चन वाला, उसी पे आप हमेशा पेपर लगाओगे, उसी पे आप हमेशा टेस्ट अटेम्प्ट करोगे। बिकॉज जितना इंपॉर्टेंट टेस्ट पेपर लगाना है, उतना इंपॉर्टेंट होता है पेपर को अटेम्प्ट करना। आप जब OMR फिल करते हो तो उसमें भी टाइम लगता है, वो टाइम भी आपका इंक्लूड होगा टेस्ट सीरीज में। इसके बाद बहुत बार सिली मिस्टेक होता है, आपने पेपर में लगाया बी बट आपने टिक कर दिया सी, सो इसकी वजह से भी मैंने देखा है कि हजारों बच्चे बाहर होते हैं। ये सिली मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करना है। ऑनलाइन टेस्ट आप लगाते हो, मॉक लगाते हो, आप टेलीग्राम पे क्विज सॉल्व करते हो, फेयर इनफ, आप कर सकते हो, बट रियल एग्जाम के फील लेने के लिए, रियल प्रैक्टिस करने के लिए आपको हमेशा OMR पे लगाना है, पेपर पे लगाना है। बिकॉज एग्जाम पेपर पेन बेस्ड होता है, तो आपकी प्रैक्टिस भी वही होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज सेक्शनल वर्सेस फुल लेंथ टेस्ट। बहुत तो पूछते हैं कि क्या हम सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट लगाएं, बहुत लोग ये बोलते हैं कि कुछ हम सेक्शनल लगाते हैं, कुछ फुल लेंथ टेस्ट लगाते हैं। तो देखो, सेक्शनल और फुल लेंथ का दोनों का अपना अपना बेनिफिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सेक्शनल लगाते हो, आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पर सब्जेक्ट वाइज देख सकते हो कि मेरी पॉलिटी में कितनी स्ट्रेंथ है, मॉडर्न में कितना पकड़ है, ज्योग्राफी में कितना पकड़ है। क्योंकि सेक्शनल में जब भी क्वेश्चन सेट किए जाते हैं तो बिगिनर से एडवांस लेवल तक जाता है। कुछ क्वेश्चंस आपको इजी मिलेंगे, कुछ मॉडरेट मिलेंगे और कुछ टफ मिलेंगे। सो यहाँ पे पूरा डेप्थ आप कवर करते हो, पूरा स्पेक्ट्रम कवर करते हो, एंड थ्रू सेक्शनल पेपर यू कैन रिवाइज योर स्टैटिक सब्जेक्ट थ्रू MCQs। सो सेक्शनल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप कम से कम एक सेक्शनल हर सब्जेक्ट का लगा लेना। नेक्स्ट वाइज फुल लेंथ टेस्ट। देखो, फुल लेंथ टेस्ट आपको रियल एग्जाम की फीलिंग देता है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होते हैं, वैरायटी ऑफ टॉपिक से, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि एग्जाम में आपको किस तरीके से पेपर को अप्रोच करना है, किस टॉपिक से स्टार्ट करना है, किस टॉपिक को आपको सॉल्व करना है, एंड ऐसा कौन सा टॉपिक है जहाँ से आप मैक्सिमम गलतियाँ कर रहे हो, प्लस ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है, जिस टॉपिक को आप गलत नहीं कर रहे हो। सो फुल लेंथ टेस्ट आपको एग्जाम की फीलिंग देगा ना। जब भी आप फुल लेंथ टेस्ट लगाते हो तो हमेशा याद रखना कि आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 से स्टार्ट नहीं करना होता है। आप हमेशा अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से स्टार्ट करोगे। आपका पॉलिटी स्ट्रॉन्ग है तो आप पॉलिटी से स्टार्ट करना। मान लो पॉलिटी क्वेश्चन नंबर 22 से आ रहा है तो वहाँ से स्टार्ट करो। आपका ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग है तो ज्योग्राफी से स्टार्ट करना। और कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, वो आपको पता चलेगा सेक्शनल से। इसीलिए पहले कुछ सब्जेक्ट के आप सेक्शन लगाना, फिर आप फुल लेंथ टेस्ट पे जाना। दोनों इंपॉर्टेंट है। नाउ नोट मेकिंग, इसको भी लेके बहुत डाउट होता है कि हमको नोट्स बनाने कि नहीं बनाने, और बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं, नहीं बनाने हैं तो फिर रिवाइज कहाँ से करना है, जो क्वेश्चन गलत होते हैं उनका क्या करना है। प्लस जो लोग नोट्स बनाते हैं उनका ये कहना होता है कि बहुत टाइम लेता है। सो देखो, नोट मेकिंग के लिए मेरे पास सिर्फ एक आंसर है कि आपको टेस्ट के नोट्स नहीं बनाने हैं। कभी भी आप टेस्ट सीरीज के नोट्स को लेके अपना पर्सनल नोट्स नहीं बनाओगे, बिकॉज जो टेस्ट सीरीज में आप टॉपिक पढ़ रहे हो वो ऑलरेडी आपने स्टैटिक सब्जेक्ट में पढ़ा है, आपके स्टैटिक रिसोर्स में ऑलरेडी वो चीज़ कवर है, तो फिर से आपको उसी टॉपिक के नोट्स नहीं बनाने हैं। आप यहाँ क्या करोगे, जो हमने बताया कि रिवर्स लर्निंग करोगे। आपका जो रिसोर्स है वहाँ से जाके पढ़ोगे, एक्टिव लर्निंग करोगे। तो टेस्ट सीरीज के नोट्स का करना क्या है, देखो कंप्लीट नोट्स बनाना नहीं है, बट
पेरिफेरल टॉपिक के नोट्स आपको बनाने हैं। इनफैक्ट इनको आपको टिक करना है कि ये पेरिफेरल टॉपिक जो है वो कहाँ से आए हैं और इनको मैं कैसे प्रिपेयर कर सकता हूँ। बिकॉज अगर आप रिवर्स लर्निंग कर रहे हो तो आपको आगे पीछे के टॉपिक भी देखने होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर को देख रहे हो तो इसी के साथ साथ आपको गवर्नर के पार्डनिंग पावर को भी देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप स्टेट लेजिस्लेचर के कोरम को देख रहे हो तो पार्लियामेंट के कोरम को भी देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप चीफ मिनिस्टर देख रहे हो तो आपको प्राइम मिनिस्टर भी देखना पड़ेगा। दैट इज वाई पेरिफेरल टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द होलिस्टिक कवरेज ऑफ योर सब्जेक्ट। अगर आप सिर्फ एक ही टॉपिक को रिवाइज करोगे, जितना गलत हुआ है सिर्फ उतना देखोगे, तो आपका दायरा जो है वो सीमित रह जाएगा और अपनी नॉलेज को आप एनहेंस नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो, जैसे ये हमारे सीरीज का सॉल्यूशन है। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस बाई विलियम बेंटिक। इसका करेक्ट आंसर है सी, सेटिंग अप ऑफ लॉ कमीशन अंडर मैकॉले। यहाँ हमने पढ़ लिया। इसके बाद आप स्मार्ट सॉल्यूशन देखोगे कैसे आप ए को एलिमिनेट कर सकते हो, बी को, सी को। नेक्स्ट इसके बाद आप यहाँ पे रिलेटेड टॉपिक देखो, यही आपका होता है पेरिफेरल टॉपिक। हमने यहाँ पे विलियम बेंटिक देखा, विलियम बेंटिक के रिफॉर्म को देखा। एक रिफॉर्म ये है, उसके बाद यहाँ पे देखो और भी रिफॉर्म है, एबॉलिशन ऑफ सती, सप्रेशन ऑफ थग, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट एंड लॉ कमीशन। ये चीज तो हो गई। इसके बाद आप देखोगे कि बाकी गवर्नर जनरल क्या कर रहे थे। वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया था, कॉर्नवालिस ने क्या किया था। व्हाट इज यूपीएससी टिप? यूपीएससी ऑफन फ्रेम क्वेश्चन ऑन गवर्नर जनरल प्लस स्पेसिफिक रिफॉर्म। कौन से गवर्नर जनरल ने कौन से रिफॉर्म दिए। एंड नॉर्मली कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स है, कुछ इंपॉर्टेंट वॉइस रॉय हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है, जैसे हेस्टिंग हो गए, कॉर्नवालिस, बेंटिक, डलहौजी। सो ये जो इंपॉर्टेंट है जो 1757 से 1858 के बीच में थे, उनको बहुत बार रिवाइज करना है। यहाँ मैंने स्पेसिफिक आपको मॉडर्न हिस्ट्री का एग्जाम्पल दिया है, बट इसी तरह आप पॉलिटी में अप्लाई कर सकते हो, इसी तरह आप ज्योग्राफी में अप्लाई कर सकते हो कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसके बियॉन्ड भी आपको रिवाइज करना है। देयरफॉर मॉक पेपर के नोट्स आपको कंप्लीटली नहीं बनाने हैं, बट पेरिफेरल टॉपिक देखना है, यूपीएससी टिप्स देखने हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन यूपीपीसीएस फ्रेम कर रहा है। नेक्स्ट वन इज अबाउट योर स्कोर। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि टेस्ट सीरीज में एक अच्छा स्कोर क्या है, टेस्ट सीरीज में एक आइडियल स्कोर क्या है। सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट सीरीज में स्कोर बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। जितना अच्छे स्कोर लाओ उतना अच्छा है, बट जितनी गलतियां कर रहे हो आप वो भी अच्छा है, क्योंकि जितना आप गलती करोगे उतना आप रिवाइज करोगे, उतना आप एक्टिव लर्न करोगे और उतनी गलतियां आप एग्जाम में कम करोगे। सो टेस्ट सीरीज में मान लो आपकी गलतियां हो रही हैं तो गलतियों से डरना नहीं है, बट आपको ये ट्राई करना है कि नेक्स्ट पेपर में मेरी गलतियां बहुत कम हो। जो मैंने गलती पेपर 1 में की है वही गलती मैं पेपर 2 में ना करूं। अगर मेरा सिली मिस्टेक पेपर 1 में 10 है तो आपको कोशिश करना है कि कम से कम पेपर 2 में मेरा सिली मिस्टेक ना हो, 10 से 11 ना होने पाए। और ये आपको कैसे पता चलेगा? सेल्फ एनालिसिस चार्ट से। इसको हम अभी देखेंगे। एक चीज़ और है कि कितने टेस्ट हमको लगाने हैं, क्या एक अच्छा नंबर है और क्या एक परफेक्ट नंबर है कि इतने नंबर ऑफ टेस्ट हम लगाएं। इसका भी आंसर कुछ आइडियल नहीं है। इसका आंसर डिपेंड करता है कि आप कितने टेस्ट लगाने के बाद अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते हो, कितने टेस्ट लगाने के बाद आपकी गलतियां जो हैं, जो आपके सिली मिस्टेक्स हैं, जो आपके लैक ऑफ रिवीजन है, वो मिनिमम हो जाए। इसको भी हम समझेंगे सेल्फ एनालिसिस चार्ट के थ्रू, क्योंकि आपका गोल कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि मुझे 15 टेस्ट लगाना है, मुझे 20 लगाना है। अगर आप 20 टेस्ट लगा के भी सेम गलतियां कर रहे हो, सेम मिस्टेक कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं टेस्ट लगाने का। बट वहीं अगर आपने सिर्फ 10 टेस्ट में अपनी गलतियां सुधार ली हैं, अपने आप को इम्प्रूव किया है, तो 10 टेस्ट इज ऑल्सो मोर देन इनफ। सो आपका सिलेक्शन इस पर डिपेंड नहीं करता कि आपने कितने टेस्ट लगाए हैं, आपका सिलेक्शन इस पर डिपेंड करता है कि टेस्ट को आपने कैसे यूटिलाइज किया है और टेस्ट से आपने क्या सीखा है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेल्फ एनालिसिस चार्ट। देखो यहाँ पे टोटल 150 रोज हैं। लेट मी शो यू 150 रोज, बिकॉज यूपीपीसीएस में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। एंड कॉलम कितना है, यहाँ देखो, एक कॉलम 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम है, 150 रोज हैं। इन 8 कॉलम्स को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो लेट अस सी कि आपको अपने टेस्ट को एनालाइज कैसे करना है। और जैसा मैंने स्टार्ट में आपको बोला था कि मॉक इज नॉट ओनली फॉर टेस्टिंग यू बट टीचिंग यू। आप मॉक में जो गलतियां करते हो, आपको वो गलती एग्जाम में रिपीट नहीं करनी है। और आप एग्जाम में वो गलती तभी रिपीट नहीं करोगे जब आपको पता रहेगा कि आपने गलती क्या की है। कैसे आपको पता रहेगा कि आपने क्या गलती की है? थ्रू सेल्फ एनालिसिस चार्ट। ना देखो, जब भी आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हो तो बहुत से लोग बोलते हैं कि आपको 3 राउंड में सॉल्व करना होता है, 2 में। आइडियल क्या होता है? आई वुड से कि आप 2 राउंड में पेपर को सॉल्व करो। पहले राउंड में जिसमें आप 100% श्योर उनको सॉल्व करो। सेकंड राउंड में देखो किसमें आप 50-50% थे, किसमें आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट किया था और किसमें आपको एक चूज करना है। क्योंकि देखो 150 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, 2 घंटा टाइम आपके पास होता है, और जो OMR शीट आप फिल करते हैं उसको फिल करने में भी 15-20 मिनट लगता है। दैट इज वाई इफेक्टिवली आपके पास 1 घंटा 40 मिनट होता है पेपर सॉल्व करने के लिए।
और 1 घंटे 40 मिनट में आप 3 बार पेपर को रिविजिट नहीं कर पाओगे। सो सॉलिड 2 राउंड लो और 2 राउंड में जितना क्वेश्चन हो सके उतना सॉल्व करो। ये प्रैक्टिस आपको मॉक पे भी करनी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रियल एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं। ये आप मॉक पे करोगे तभी आप रियल एग्जाम पे इसको अप्लाई कर पाओगे, और जब आप ये मॉक पे करोगे तभी आप खुद को एनालाइज कर पाओगे। सो नाउ मान लो आपने लक्ष्य का सेक्शनल टेस्ट 1 सॉल्व किया। इसमें आप पहले क्या करोगे, पूरे पेपर को देखोगे, पूरा 150 क्वेश्चन गो थ्रू करोगे एंड ये देखोगे कि आपने पहले राउंड में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। मान लो आपने पहले राउंड में 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो यहाँ पे आप टिक करोगे, पहला दूसरा तीसरा जो भी है उसको अटेम्प्ट करोगे। उसमें आपको ये देखना है कि 70 में से कितने क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। मान लो आपका पहला सही हुआ तो यहाँ टिक करना, दूसरा सही हुआ टिक होगा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे टिक होगा, चौथा मान लो आपका गलत हुआ तो यहाँ पे टिक होगा, पांचवा मान लो आपका सही हुआ तो यहाँ पे टिक होगा। इसी तरह आप छठवां सातवां आठवां पूरा 150 करोगे। नेक्स्ट आप सेकंड राउंड में जाओगे, सेकंड राउंड का देखोगे कि आपने सेकंड राउंड में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। सो सेम थिंग आप राउंड 1 और राउंड 2 दोनों के लिए करोगे, करेक्ट इनकरेक्ट और करेक्ट इनकरेक्ट। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। मान लो राउंड 1 में आपके बहुत से क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इसका मतलब ये है आपका जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट है, आपका जो सब्जेक्ट पे होल्ड है वो अच्छा है। बट मान लो राउंड 1 में आप क्वेश्चन कम अटेम्प्ट कर पा रहे हो, दैट मीन्स आपका जो स्टैटिक नॉलेज है, आपका जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसमें थोड़ी कमी है। इसके बाद यहाँ पे देखो लॉजिकल एलिमिनेशन और गैस। बहुत से क्वेश्चन पेपर में ऐसे भी होंगे जिसको आप लॉजिकली सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, बट ज़रूरी होता नहीं कि जो भी आप एलिमिनेशन टेक्निक लगा रहे हो उसकी वजह से आपको सही आंसर ही मिले, उसकी वजह से आपको गलत भी मिल सकता है, सही भी मिल सकता है। तो ये भी आपको देखना है हर क्वेश्चन में कि आपने मान लो लॉजिकली उसको एलिमिनेट किया है तो आपका वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें, यहाँ पे मान लो आपने लॉजिकली इसको एलिमिनेट किया था तो यहाँ पे लिखोगे करेक्ट। बट वहीं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, इसको आपने अटेम्प्ट किया बट लॉजिकली आप इसको सही नहीं कर पाए और यहाँ पे आपने कोई ट्रिक लगाई थी, आपका काम नहीं किया, तो यहाँ पे आप इनकरेक्ट पे टिक करोगे। इस कॉलम से आपको ये पता चलेगा कि आप लॉजिकली कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो एंड जब आप लॉजिकली पेपर को अटेम्प्ट करते हो, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो, तो कितने क्वेश्चन में आप लॉजिकली सही होते हो, कितने क्वेश्चन में आप लॉजिकली गलत होते हो। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि रियल एग्जाम में जाके कितने क्वेश्चन में मैं अपना गेस लगा सकता हूँ, कितने क्वेश्चन को मैं लॉजिकली एलिमिनेट कर सकता हूँ। जो आपने क्वेश्चन करेक्ट किया, यहाँ भी 2 तरीके के ऑप्शन आते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पे आप 100% श्योर होगे कि इसका आंसर तो यही है, तो यहाँ पे आप टिक करोगे। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आपके तुक्के से सही हो गए होंगे, आपको लगा होगा, आपको गट फीलिंग बोला होगा कि ये है तो आपने उसको टिक कर दिया होगा। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कितने क्वेश्चन मेरे तुक्के से सही हुए हैं, और जो क्वेश्चन आपके तुक्के से सही हुए हैं उसका आपको जाके एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, उसको आपको जाके रिविजिट करना है, उसका आपको रिवर्स लर्निंग करना है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जिसके लिए आपको खुद को एनालाइज करना है, इनकरेक्ट आंसर। इसी के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज बेसिकली लगाते हैं। जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है वो गलत क्यों हो रहा है, ये रीजन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो 3 रीजन है मेनली। पहला या तो सिली मिस्टेक हो सकता है, मान लो आपने कुछ करेक्ट का इनकरेक्ट पढ़ लिया, आपने पढ़ा कुछ और, आपके दिमाग में कुछ और आया, आपने कुछ और टिक कर दिया। मान लो आपने पेपर में 3 टिक किया बट OMR में आपने 2 टिक कर दिया, तो ऐसे सिली मिस्टेक जो हो गए उसके हिसाब से गलत हो सकते हैं। लैक ऑफ रिविजन, आपने कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा है बट आप उस टॉपिक को एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाए, आप उसको रिकॉल नहीं कर पाए ड्यू टू लैक ऑफ रिविजन, तो इसकी वजह से भी कुछ क्वेश्चन गलत होंगे। एंड द थर्ड वन इज नॉलेज डेफिसिट। कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपके सोर्स में ही नहीं होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपने सुना ही नहीं होगा, इसकी वजह से भी कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं। सो अब देखो आपको क्या करना है, आपको क्या एनालाइज करना है। पेपर में आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि जो ये सिली मिस्टेक है, जो लैक ऑफ रिवीजन है, इसके नंबर जो है वो जितने हो सके उतने कम हो। मान लो सेक्शनल टेस्ट 1 में आपका नंबर 20 हुआ तो सेक्शनल टेस्ट 2 में ये नंबर आपका 18 हो जाए, सेक्शनल टेस्ट 3 में ये नंबर आपका 15 हो जाए, सेक्शनल टेस्ट 4 में आपका नंबर 12 हो जाए। जितना कम हो सके उतना करना है, और आपका ऑब्जेक्टिव भी ये होना चाहिए कि ये जो ब्लॉक है, ये जो कॉलम है, यहाँ पे जितना कम नंबर हो उतना करना है। देखो नॉलेज डेफिसिट का जो कॉलम है, यहाँ पे मान लो कुछ क्वेश्चन आपके आ रहे हैं और आप उसको गलत कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं जो हर रिसोर्स में नहीं है। आपने स्टैंडर्ड रिसोर्स पढ़ लिया, आपने PYQs लगा लिया, आपने घटना चक्र लगा लिया, और उसके बावजूद भी कुछ क्वेश्चन आपके वहाँ पे कवर नहीं हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, उन क्वेश्चंस के पीछे आपको नहीं भागना है। लेकिन जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है वो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। आपको सिली मिस्टेक नहीं करना है, आपको लैक ऑफ रिवीजन के कारण क्वेश्चन गलत नहीं करना है। तो योर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज, टू रिड्यूस सिली मिस्टेक्स एंड लैक ऑफ रिवीजन। जितना कम हो सके उतना करना है, और आपको ये कोशिश करनी है कि आखिरी तक जाके इसका जो नंबर है वो 2 हो जाए, 3 हो जाए, 1 हो जाए, 0 हो जाए। देखो सिली मिस्टेक होगा, कितना भी आप कोशिश करो, पेपर में रियल एग्जाम में जाकर सिली मिस्टेक होता है, बट
प्रैक्टिस में आपको ये कोशिश करनी है कि कम से कम प्रैक्टिस में मेरा ये सिली मिस्टेक जीरो हो जाए, मेरा जो लैक ऑफ रिवीजन है वो जीरो हो जाए, सो मैं एग्जाम के लिए एटलीस्ट अपनी तरफ से तैयार हो जाऊं, मेरे एग्जाम में कोई गलती ना हो। एक मैकेनिकल आपका दिमाग हो जाए कि ये मिस्टेक मुझे करना ही नहीं है, OMR मुझे गलत फिल करना ही नहीं है, क्वेश्चंस को मुझे गलत रीड करना ही नहीं है। अगर आप ये गलतियां सुधार लेते हो तो कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन का फायदा आपको होगा। नेक्स्ट वन इज नॉट अटेम्प्टेड। जिन क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं किए रहोगे यहाँ पे टिक करोगे, टोटल आपके कितने करेक्ट हैं, टोटल कितने इनकरेक्ट हैं यहाँ फिल करोगे, उसके बाद टोटल मार्क्स। और इसी तरीके से आप खुद को टैली करोगे, खुद को एनालाइज करोगे कि सेक्शनल 1 में मेरा क्या ग्राफ था, सेक्शनल 2 में मेरा क्या ग्राफ था, और ये ग्राफ बढ़ रहा है या इसमें डिप आ रहा है। इस ग्राफ में जो मैं राउंड 1 में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ वो बढ़ रहे हैं या फिर डाउन हो रहा है। आपको टेस्ट बाय टेस्ट अपने ग्राफ को ऊपर ही लेके जाना है। मैं एक और चार्ट प्रिपेयर कर दूंगा जहां पे आप अपने 50-50% वाले क्वेश्चन को भी ट्रैक कर सकते हो कि आपने कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो 50-50 पे लगाए, 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज थे उनको चूज किया, और कितने क्वेश्चन में आपका सही हुआ, कितने में गलत हुआ। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप एग्जाम में जाकर रिस्क ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे, और ले पाओगे तो कितने क्वेश्चन पे आप रिस्क ले पाओगे एंड पॉजिटिव में रहोगे या फिर आप नेगेटिव में रहोगे। सो इस सेल्फ एनालिसिस चार्ट को मैं आज अपने लक्ष्य ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। जिन्होंने सेक्शनल 1 दिया है, जिन्होंने सेक्शनल 2 दिया है, इस चार्ट के थ्रू, इस टेबल के थ्रू खुद को प्रिपेयर करेंगे, खुद को जज करेंगे। हर एक क्वेश्चन को देखेंगे, किस क्वेश्चन में उन्होंने क्या सोचा, क्या टिक किया, सही हुआ तो क्यों हुआ और गलत हुआ तो क्यों हुआ। सो जब हम नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज की बात करते हैं तो आपका गोल यही होना चाहिए कि ये जो कॉलम है ना, इसको मिनिमाइज करना है। योर गोल इज टू मिनिमाइज इनकरेक्ट आंसर जो लैक ऑफ रिवीजन और सिली मिस्टेक्स की वजह से हो रहे हैं, और जब ये मिनिमाइज हो जाए, ये बिल्कुल कम हो जाए, वही आपका एग्जैक्ट और आइडियल नंबर ऑफ टेस्ट होता है, राइट। सो आई थिंक नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड कि आपको टेस्ट सीरीज कैसे यूज करना है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि टेस्ट सीरीज को एनालाइज कैसे करना है, कैसे आप टेस्ट सीरीज को, कैसे आप टेस्ट पेपर के एनालिसिस को अपने स्ट्रेंथ के तौर पे यूज कर सकते हो। एंड जिनको भी यूपीपीसीएस के लिए लक्ष्य टेस्ट सीरीज में एनरोल करना है, इसका आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।